औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़वान अली दानिश फ्राम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम मेड खारियाँ से आपसे मुखातिब हूँ। तो आज हम जनरल मैथ क्लास 9th इसका बड़ा एक अहम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 और क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, यानी अगले जो 6 क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये सारे बेस करते हैं विरासत या तर्का के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए इस्लामी नुक्ता नज़र से भी ये बड़ा अहम टॉपिक है, मैथमेटिकली भी बड़ा अहम टॉपिक है। तो इसलिए आपने इसको तवज्जो से गौर से आपने सुनना भी है और देखना भी है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर चुके हैं। ठीक है, वो टॉपिक था ज़कात का, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो आज हमारा जो टॉपिक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि विरासत या तर्का क्या होता है। ठीक है जी, तो मैंने वक्त को बचाने के लिए डिटेल पहले ही लिख दी है ताकि टाइम बच जाए। तो ये मैंने लिखा है कि जब एक शख्स वफ़ात पा जाता है तो इसके छोड़े हुए असासा को विरसा बोलते हैं। पहली बात तो आपको ये क्लियर होगी कि जब कोई भी शख्स इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है, वफ़ात पा जाता है, तो उसके पीछे जो जितनी भी उसने अपनी जायदाद, जो नकदी, जिस भी सूरत में वो उसने अपना पीछे जायदाद छोड़ी होती है, वो सारी की सारी उसका विरसा या असासा, यानी असासा से मुराद ये है कि जो कुछ वो पीछे छोड़ जाता है, चाहे वो सोने की शक्ल में है, चांदी की शक्ल में है, ज़मीन की शक्ल में है, मालो दौलत की शक्ल में है, वो सारा उसका असासा कहलाएगा। और वो असासा जो है, वही असासा उसका फिर विरसा बन जाएगा जब वो शख्स इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? असासा को विरसा या तर्का कहते हैं। अब अगली बात कहते हैं कि विरासत की तकसीम के कवानीन को इस्लाम ने बड़े वाज़े तरीके से बयान किया है, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम एक दीन फितरत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे दीन इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने का हर रंग, हर ढंग, हर तरीका मौजूद है। ठीक है, क्योंकि हमारा दीन जो है दीन फितरत है। तो इसलिए ये जो बड़ा अहम टॉपिक है विरासत का, इसमें भी हमारे मज़हब इस्लाम ने बड़े वाज़ेह तरीके से इसके सारे मामलात हमें खोल के बयान किए हैं कि किसको कितना मिलना है, किसको कितना हिस्सा मिलना है। हर चीज़ की वजाहत जो है वो हमारे दीन इस्लाम में मौजूद है। ठीक है, तो वारसों में विरसत तकसीम करने से पहले दर्जा झैल रकम की अदायगी करना होती है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि जब कोई शख्स इस दुनिया से कूच कर जाता है, वफ़ात पा जाता है, तो विरसा की तकसीम से पहले कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनको करना ज़रूरी होता है। पहले वो मामलात किए जाते हैं, फिर उसके बाद बारी आती है विरसा तकसीम करने की। तो वो 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, 3 मामलात ऐसे हैं जिन मामलात को मुकम्मल या क्लियर करने के बाद फिर चौथे नंबर पे आप विरसा को तकसीम करते हैं। ठीक है जी, अब वो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। पहले नंबर पे लिखा हुआ है कफन दफन के अखराजात की अदायगी। देखिए जी, पहला जो ज़रूरी काम ये होता है कि जो शख्स अपना पीछे वर्सा या तर्का छोड़ जाता है, उसमें से आपने उस शख्स के कफन दफन का बंदोबस्त करना होता है। उसके ऊपर जितने भी अखराजात आते हैं, वो तमाम अखराजात, पहला काम ये है कि वो अदा किए जाएँ। उसके कफन दफन के अखराजात जो हैं अदा किए जाएँ उसके छोड़े हुए असासा में, उसके छोड़े हुए तर्का में से। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा काम जो आप अहम करना होता है वो मरहूम या मरहूमा के ज़िम्मा कर्ज़ की अदायगी। अगर उसने अपनी ज़िंदगी में किसी से कर्ज़ लिया है, ठीक है, तो दूसरा फ़र्ज़ ये बनता है कि आप उस शख्स का, उस मुतवफ़्फ़ी का, फ़ौत होने वाले शख्स का कर्ज़ जो है वो अदा करें उसी के छोड़े हुए विरसा में से। ठीक है जी, इसके बाद नंबर 3 पे आता है कि मरहूम या मरहूमा की वसीयत पर अमल करना। यानी अगला पॉइंट ये है कि अगर वो मरहूम या मरहूमा जो इस दुनिया से चली गई है, अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात में
वो अगर उसने कोई वसीयत की है, अपनी औलाद को वसीयत की है, अपने किसी भाई को वसीयत की है, अपने माँ बाप को कोई वसीयत की है, तो उसकी वसीयत के ऊपर अमल किया जाए। और फिर चौथे नंबर पे जो बारी आती है वो है विरसा को शरीयत के मुताबिक तकसीम करना। इसमें कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, ना ही माँ, ना बाप, ना बीवी, ना बेटे, ना बेटियाँ, ठीक है। यानी अगर आपने इसकी तकसीम करनी है, उसकी विरासत की तकसीम करनी है, इसकी विरसा को बिल्कुल शरीयत के बनाए हुए कवानीन के ऐन मुताबिक उसके विरसा की आपने तकसीम करनी है, जो कि कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में हमने करना है, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विरासत के ये जो 4 पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हमने अगले देखना ये है कि ये जो विरासत तकसीम की जाती है, ठीक है, विरासत जो तकसीम की जाती है, इस विरासत को कितने रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है, वो कितने रिश्तेदार होते हैं जिनमें तकसीम करना है, और किस तरीके से तकसीम करना है, यानी किसको कितना हिस्सा मिलना है, ये सारी डिटेल अब हम पढ़ेंगे। और इस डिटेल को जब तक आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं सकेंगे या समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपने इसको बड़ी तवज्जो और बड़ी गौर के साथ समझना है। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने ये पढ़ना है कि जायदाद में कानूनी वारसों के हिस्सों की निस्बत, यानी हमारे मज़हब के मुताबिक कितने रिश्ते होते हैं जिनको किस हिसाब से उस मरने वाले का, उस वफ़ात पा जाने वाले शख्स का विरसा तकसीम किया जाता है। तो याद रखिएगा, हमारे इस्लाम के मुताबिक 12 ऐसे रिश्ते हैं जो कानूनी तौर पर उस मतवफ़ी के, उस फोत हो जाने वाले उस मरहूम के या मरहूमा के जो पीछे विरसा होता है, 12 रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें वो विरसा तकसीम किया जाता है। तो इन 12 में से हम 10 के बारे में आज डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा इन 10 का ही ज़्यादा तल्लक़ है हमारे सिलेबस के साथ। तो पहले नंबर पे याद रखिएगा, मैंने लिखा हुआ है टाइम को बचाने के लिए कि अगर खामद वफ़ात पा जाए तो बीवी का हिस्सा औलाद या वालिद से रिश्ता में किसी और औलाद की अदम मौजूदगी। अदम मौजूदगी का मतलब ये होता है कि मौजूद ना होना, ठीक है। इसको अगर मैं आसान करता हूँ तो वो ये है कि अगर एक शख्स वफ़ात पा जाता है, उसकी कोई औलाद पीछे नहीं है, ठीक है, उसकी कोई भी औलाद पीछे नहीं है, उसकी बीवी है सिर्फ़, तो फिर उसकी बीवी को औलाद की अदम मौजूदगी में कितना हिस्सा विरासत में से मिलेगा? 1/4 हिस्सा मिलेगा। ठीक हो गया जी। यानी पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर कोई शख्स वफ़ात पा जाता है और उसके पीछे औलाद नहीं है, सिर्फ बीवी है, तो बीवी को जो हिस्सा मिलेगा उस कुल तरके का, कुल विरासत का 1/4 यानी चौथा हिस्सा मिलेगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप, नंबर 2 पे कहता है कि औलाद या वालिद से रिश्ता में किसी और औलाद की मौजूदगी में बेवा का हिस्सा 1/8 हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट को मज़ीद आसान करते हैं। अगर वफ़ात पाने वाला शख्स, उसके पीछे बच्चे हैं, बेटी है या बेटे हैं, अगर औलाद मौजूद है, चाहे वो एक बीवी से है या दूसरी बीवी से है, ठीक है, तो औलाद की मौजूदगी में जो पीछे बेवा होगी उस बेवा को 1/8 हिस्सा मिलेगा। ये दोनों पॉइंट साथ साथ आपने क्लियर करने हैं। अगर औलाद की अदम मौजूदगी है, औलाद नहीं है, तो फिर बेवा को 1/4 हिस्सा, अगर औलाद मौजूद है तो फिर बेवा को 1/8 हिस्सा मिलेगा। और ये ज़रूरी नहीं कि जो बेवा पीछे बच जाए औलाद उसी के ही बतन से हो, वो औलाद अगर किसी उसकी दूसरी बीवी से भी है तो तब भी वो उसको 1/8 हिस्सा ही मिलेगा। ठीक हो गया जी। तीसरा पॉइंट है कि 2 या 2 से ज़्यादा बीवियाँ इस हिस्सा को बराबर हासिल करेंगी। अब देखिए जी, अगर मिसाल के तौर पर 2 बीवी हैं, अगर एक बीवी को 1/4 हिस्सा मिल रहा है, औलाद मौजूद नहीं है, दोनों बीवियों में से किसी एक बीवी की भी औलाद नहीं है, तो फिर उन दोनों बीवियों को बराबर 1/4 एक को मिलेगा, 1/4 दूसरी को मिलेगा।
इसी तरह अगर औलाद मौजूद है बिलफर्ज 2 बीवियां हैं, एक बीवी में से औलाद है और दूसरी बीवी में से औलाद नहीं है, ठीक है, तो जिसकी औलाद नहीं है उसको भी 1/8 ही हिस्सा मिलेगा, चूंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये देखो ना, औलाद या वालिद से रिश्ता में किसी और औलाद की मौजूदगी में उसको 1/8 ही मिलेगा। और नीचे भी ये बात क्लियर हो गई है तीसरे पॉइंट पे कि अगर बीवियां 2 हैं या 2 से ज़्यादा बीवियां हैं तो जो एक बीवी को हिस्सा मिलेगा बाकी बीवियों को भी उतना ही हिस्सा विरासत में से मिलेगा, ठीक है जी। अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। एक बेटे को 2 बेटियों के बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी इसको अगर आसान करते हैं तो भाई को बहन से दुगना हिस्सा मिलेगा, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई है कि भाई को बहन से दुगना हिस्सा मिलेगा, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि एक भाई को 2 बेटियों के जितना 2 बेटियों को मिलना है वो उतना हिस्सा एक अकेले भाई को मिलेगा। अगर ये मिसाल ले लें कि अगर एक भाई को 4000 मिलता है तो बहन को 2000 मिलेगा, ठीक है जी। तो ये बात आपने याद रखनी है। सवाल में अगर वो आपसे पूछ लेता है तो ये पॉइंट ज़हन में रखना है कि भाई को बहन से दुगना हिस्सा मिलेगा। इसके बाद नंबर 5 पे आ जाएं। कहते हैं पोते को पोती से दुगना मिलेगा। अब पोते को पोती से दुगना मिलेगा, जो बेटे और बेटी का सिलसिला है वो आगे फिर इसी तरह पोते को पोती की निस्बत जो है वो दुगना मिलेगा। नंबर 6 पॉइंट पे वो कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां ही हैं, यानी बेटा नहीं है सिर्फ बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं, तो फिर क्या होगा, 2/3 मिलेगा। फिर कितना हिस्सा मिलेगा, 2/3। फिर हर बेटी को 2/3 हिस्सा मिलेगा। ये पॉइंट बड़ा काबिल गौर है। अगर मरने वाले शख्स की बेटियां ही हैं, 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां ही हैं, तो हर बेटी को 2/3 हिस्सा मिलेगा। नंबर 7 पे गौर करें। अगर बेटी एक ही है, ठीक है जी, या बाप में रिश्ता से कोई और एक पोती है, याद रखिएगा, कहता है कि अगर एक ही बेटी है और बाप में रिश्ता से कोई एक और पोती भी है तो फिर इसका जो हिस्सा मुख्तस किया जाता है वो है 1/2। फिर आपने हाफ यानी 1/2 हिस्सा देना है। अगर बेटी एक है और बाप में रिश्ता से कोई और एक पोती भी मौजूद है तो फिर उससे हिस्से की तकसीम जो है, उस विरासत की तकसीम इस तरीके से आपने 1/2 यानी आधे से करनी है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों तो पोती नवासी का हिस्सा नहीं होगा। ये पॉइंट आपने बड़ा गौर से इसको देखना है, इसको ज़रा तवज्जो से समझना है कि 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों तो पोती या नवासी का फिर हिस्सा निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बेटियां जो हैं वो उस हिस्से को ले लेंगी। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां होती हैं, अगर एक बेटी होती है तो फिर लिखा हुआ अगर एक बेटी होती है तो फिर जाके ये पोती का हिस्सा बनेगा। लेकिन अगर बेटियां 2 या 2 से ज़्यादा हो जाती हैं फिर पोती या नवासी का हिस्सा उसमें से निकल जाएगा, पोती या नवासी का फिर हिस्सा बाकी नहीं रहेगा, ठीक है जी। हाँ जी, अब पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अगर एक बेटी हो और बाप से रिश्ता में एक पोती हो, यानी एक बेटी हो और बाप में रिश्ता में एक पोती भी हो, भी हो, तो बेटी का फिर हिस्सा कितना मिलेगा, 1/2, यानी बेटी को फिर कितना हिस्सा मिलेगा, आधा, 1/2 याद रखिएगा। इसके बाद और बाप से रिश्ता में पोती या नवासी का जो बकिया हिस्सा होगा उसको 1/6 होगा, ठीक है जी, 1/6 होगा। और जो कि मीज़ान 1/2 बनाता है, यानी जो मिल के उसका जो मीज़ान बनेगा वो 1/2 यानी आधा हिस्सा बनेगा, ठीक है जी। और हमारा आखिरी जो पॉइंट है वो ये है नंबर 10 पे कि अगर बीवी वफात पा जाए, ठीक है, अगर बीवी वफात पा जाती है तो उस बीवी की अगर पीछे विरासत मौजूद है तो खामंद को 1/2 हिस्सा मिलेगा, यानी बीवी की विरासत में से खामंद को आधा हिस्सा मिलेगा बीवी की वफात पाने की शक्ल में, ठीक है जी। तो ये जो चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है, इस चार्ट को आपने गौर से देखना है और इस लेक्चर को आपने बड़ी तवज्जो के साथ समझना है, बार बार रिपीट करके इसको समझें। ये मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है, हमारे सिलेबस के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा एक मुसलमान होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि इस्लाम जो है वो किस तरह तकसीम करता है विरासत की,
किसी शख्स की वफ़ात पा जाने के बाद। ठीक है जी, तो आज हमने ये सारा जो है एक मुकम्मल स्ट्रक्चर इसका हमने पढ़ लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जिसमें अब हमने फिर वो हिस्से बेटा या बेटी या बीवी या खामंद, वो जो भी उसमें क्वेश्चन हमसे पूछेगा, हमने बिल्कुल इसी निस्बत से, इसी रेशो से जो हमें बताई गई है, जो हमारा मज़हब इस्लाम हमें बताता है, बिल्कुल इसके मुताबिक हमने उनमें तकसीम करना है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो आगे क्वेश्चन को हल करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासर।